मतलब प्रिंट मीडिया तो कम करता है प्राइवेसी का इन्वेजन, वो भी करता है लेकिन बहुत कम करता है। लेकिन जो टेलीविजन चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, वो प्राइवेसी का इन्वेजन करने से बाज नहीं आते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब एक मामला आया था यहाँ पर रेप का दिल्ली में, और जिसको एक नाम दिया गया था निर्भया, तो वो नाम इसलिए दिया गया था कि आप से उम्मीद की जाती है, यानी मीडिया से उम्मीद की जाती है कि असली नाम, उसका कोई फोटो या उसका कोई भी आइडेंटिटी, घर का एड्रेस, उसके माँ बाप का, तो जिससे कि उसकी पहचान हो सके। तो खास करके जुवेनाइल, यानी जो नाबालिग हैं वो, और महिलाओं के साथ रेप, छेड़छाड़ की घटनाएं या और भी ऐसी घटनाएं जो जहां उम्मीद की जानी चाहिए कि प्राइवेसी का उल्लंघन उसका नहीं किया जाएगा, वहां भी प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उसी का, निर्भया कांड का। जब निर्भया के साथ चलती बस में वो दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना मतलब जघन्य कांड उसे कहना चाहिए, तो उसका एक दोस्त उसके साथ था और उसके दोस्त का इंटरव्यू टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया जा रहा था। आप नहीं दिखा सकते अगर एथिक्स की हम बात करें। अब एक चैनल से ये कहा गया कि भाई आप क्यों दिखा रहे हो, ऐसा ये नहीं दिखाना चाहिए। कुछ चैनल्स ने दिखाया तो उसके चेहरे को मोज़ैक कर दिया था। मोज़ैक करने के बाद उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब उसमें क्यूब्स बने हुए दिखाई दे रहे थे। मोज़ैक करना उसको कहते हैं टेलीविजन की भाषा में। तो वो क्यूब्स दिखाई दे रहे थे जिससे कि उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही थी। तो सिर्फ ये पता लग रहा था कि वो उसका दोस्त है जो उस घटना के समय उसके साथ मौजूद था और उसने कैसे उसकी जान बचाने की कोशिश की उस समय। और जिस वक्त उसे फेंक दिया गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज नॉट हैविंग एनी क्लॉथ ऑन हर बॉडी, कोई कपड़ा नहीं था। तो ये सारी जो घटनाएं थी, तो उसका इंटरव्यू जो दिखाया जाए, एक चैनल ने बिना मोज़ैक किए, बिना कुछ किए सीधे उसका इंटरव्यू दिखा दिया। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, जो एथिक्स है या जो लॉ है उसके हिसाब से हम विक्टिम का नहीं दिखा सकते, विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं बता सकते। तो हमने तो विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं बताई, हमने तो। अब आप देखें कि उसके इर्द गिर्द जो लोग रहे होंगे, उस व्यक्ति के जो उसका दोस्त था, उस लड़की का जो दोस्त था, उसके इर्द गिर्द जो लोग रहे होंगे, उसको जानते हैं, वो तो आराम से उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं उससे। और इसलिए वो बहुत ही एक एथिकल इशू वो भी बनता है। लेकिन आप देखिए कि एथिक्स का पालन नहीं किया गया, एथिक्स का पालन नहीं हुआ वहां। बाद में एक चैनल ने उनकी मां का इंटरव्यू दिखा दिया। अब तो खैर वो आती हैं, अक्सर आती हैं टेलीविजन चैनल्स पर, क्योंकि अब वो प्रेफर अगर कर रही हैं तो ठीक है। तो लेकिन उस समय, उस दौर में एक टेलीविजन चैनल ने मां का इंटरव्यू दिखाया और उनके नाम के साथ और बाकायदा सारा, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता था विक्टिम को। तो ये एक बहुत ही, प्राइवेसी का जो मामला है, ये एक बहुत ही ऐसा मामला है जिसमें बार बार उल्लंघन किया जाता है। अब देखिए, एक सवाल उठा था जो बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि अलग से ये एक टॉपिक है आपके इसमें, इसीलिए इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अलग से टॉपिक एक दिया गया है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड वल्गरिटी। बाकी तो मैंने डिस्कस किया था आपसे
मीडिया ओनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। क्यों की थी ना? ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, हाँ ठीक है। तो वो सारी चीजें डिस्कस की थी। ये खास तौर से प्राइवेसी को इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अलग से ये एक टॉपिक के रूप में है। तो अब देखिए, प्राइवेसी का जहां तक सवाल है, एक सवाल बार बार उठता रहा है कि की होल जर्नलिज्म जो फिल्मों से शुरू हुआ था, फिल्मी पत्रिकाओं से शुरू हुआ था, वो क्यों होना चाहिए? की होल जर्नलिज्म क्यों होना चाहिए और क्यों की होल जर्नलिज्म को प्रश्रय दिया जाना चाहिए? तो की होल जर्नलिज्म कहते हैं कि बेडरूम में जो चाबी का स्थान है उससे झांक के देखना कि लोग क्या कर रहे हैं, और उसको की होल जर्नलिज्म का नाम, यानी चाबी डालने वाला जो होल होता है जिससे ताला खोल के आप दरवाजा खोल जी डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज जा रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। ठीक है। तो एक मैं आपको घटना बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्राइवेसी के इन्वेजन का वो दौर था। देखिए, फिल्मी पत्रिका में दो नाम हैं, देवयानी चौवल, देवयानी चौवल जिन्होंने, और दूसरी हैं किला चांद। इन दोनों ने शुरू किया था फिल्मी पत्रिकाओं में गॉसिप कॉलम, ऐसा गॉसिप कॉलम जो प्राइवेसी का इन्वेजन कहा जाता था। और प्राइवेसी का ये जो इन्वेजन था, ये इस हद तक पहुंच गया था कि बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं जो अनाप शनाप लिखती थी, सच से जिसका दूर दूर तक नाता नहीं है, और सच क्योंकि पता नहीं होता था दर्शकों को, इसलिए वो विश्वास कर लेते थे कि हाँ जो कहा जा रहा है सही है। इस संदर्भ में एक घटना बताता हूं, बहुत छोटी सी घटना है लेकिन उसके मायने हैं। उन दिनों धर्मेंद्र का हेमा मालिनी के साथ अफेयर चल रहा था, ये तब की बात है।
मतलब ये मैं ओरिजिन आपको बता रहा हूं हिंदी पत्रकारिता में, खास करके हिंदी ही नहीं, इंग्लिश पत्रकारिता में, क्योंकि ये देवयानी चौवल इंग्लिश की पत्रकार थी और फिल्मी कॉलम्स लिखती थी। तो धर्मेंद्र का चल रहा था और वो लिखती थी, और उनको धर्मेंद्र ने एक बार फोन करके धमकी दी थी कि अगर तुमने इस तरह से लिखना बंद नहीं किया हमारे बारे में, अनाप शनाप मेरे और हेमा मालिनी के बारे में, तो फिर तुम्हें मैं देख लूंगा। लेकिन फिर भी वो लिखना जारी रहा, वो चलता रहा। और फाइनली एक दिन जब मुंबई में सड़क के किनारे देवयानी चौवल जा रही थी फुटपाथ पर, और उनके साथ एक और पत्रकार था कृष्णा, ये दोनों जब जा रहे थे उस समय धर्मेंद्र अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, गुजर रहे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी देवयानी चौवल पर कि वो फुटपाथ पर जा रही है, उन्होंने आगे बढ़ के गाड़ी रोकी अपनी और उतरे, और गाड़ी रोक के उतर के और धर्मेंद्र के पीछे वो देवयानी चौवल के पीछे दौड़े। तो देवयानी चौवल तो किसी तरह से भागने में वहां से सफल रही, लेकिन कृष्णा पकड़ में आ गया और कृष्णा की बहुत अच्छी तरह से धर्मेंद्र ने पिटाई कर दी। बाद में अपने कॉलम में देवयानी चौवल ने इसका बहुत विस्तार से जिक्र किया कि कैसे धर्मेंद्र ने कृष्णा को पीट दिया और किस तरह से वो बच गई, संयोग से वो भागने में सफल रही, और इस पर काफी उन्होंने लिखा पढ़ा। अब देखिए यहां सवाल उठता है, ये सवाल और भी कई बार उठ चुका है, ये सवाल एक बार नहीं उठा है, कई बार उठ चुका है कि व्हाई इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी किसी की जरूरी है या नहीं? क्या धर्मेंद्र को उसी तरह से अपना जीवन जीने का अधिकार है या नहीं जिस तरह से आम लोग करते हैं? मान लें आप कि आप कहीं जाते हैं फिल्म देखने और आपके साथ कोई आपका एक और दोस्त है और आपके पीछे कोई पत्रकार लग जाए और वो आप दाहिने मुड़े तो वो दाहिने जाए, वो बाएं मुड़े तो आप बाएं जाएं। जब आप फिल्म में जाएं तो वो कोशिश करे कि आपके पीछे वाली सीट पर बैठ जाए और आपकी बातें सुने कि आप बातें क्या कर रहे हैं। अब सोचिए कि कैसा एम्बैरेसिंग लगेगा किसी को भी। दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। सो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी in media goes back to that time, जब वो समय था और उसी समय फिल्मी पत्रकारिता से जो शुरू हुआ था, गॉसिप कॉलम्स छपते थे, तभी से शुरू हुआ। और यही देवयानी चौवल वगैरह के डोंट नो अब है या नहीं वो, तो उस समय ये काफी पॉपुलर था क्योंकि चटपटीं लोगों को कई बार पसंद आती है, खास करके फिल्मों के बारे में। तो ये दूसरा मैंने डायना का आपके सामने एक उदाहरण दिया था। तो डायना की जो मृत्यु हुई उसके बाद भी ये सवाल उठा था, और उस समय ये लोग क्योंकि पेरिस में थे, फ्रांस में, तो फ्रांस में पपराजी कहा जाता है पत्रकार को, जर्नलिस्ट को पपराजी। तो उस समय ये शब्द भी बहुत पॉपुलर हुआ था और ये सवाल उस समय उठा कि किसी की प्राइवेसी इशू बना बाद में आके, एथिकल इशू नहीं, किसी की भी प्राइवेसी में इन्वेजन अच्छी बात नहीं है और किसी भी पत्रकार को ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Unless it is in public interest, unless it is in public interest। अब कोई मान लीजिए सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है और वो घूमता टहलता रहता है, अपनी सीट पर नहीं बैठता, और आप उसके बारे में अगर लिखते हैं प्रमाण के साथ, उसका फोटो आप लेते हैं कि देखो जिस समय ये था उस समय वो एक होटल में बैठ के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, और उसका फोटो आप पब्लिश कर दे, दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये तो हो सकता है,
लेकिन जहां पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, जहां पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो जनहित में नहीं है, वहां सिर्फ इसलिए कि आप अपनी खबर को बेचना चाहते हैं और आप अपनी खबर को बेच के पैसे कमाएंगे, सिर्फ इस वजह से किसी की प्राइवेसी का हनन, इन्वेजन, oh, this is bad, this is not in good taste, and this is very important media ethics that one should not do this invasion of privacy. A serious matter, ethical issue है, ये एक बड़ा ethical issue माना गया है। दूसरी चीज है कि एथिक्स के बारे में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एथिक्स पर बात की है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, ये एक संस्था है, उसने भी एथिक्स की बात की। AINEC संक्षेप में उसका नाम, एब्रिविएशन। तो उन्होंने भी अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाया और उस कोड ऑफ एथिक्स में ये सारी चीजें आती हैं। आप संस्थाओं के नाम लिख लें कि जब एग्जाम आपका होगा तो इन संस्थाओं का अगर आप जिक्र करेंगे कि इन संस्थाओं ने अपने कोड्स बनाए हैं, भले ही आप कोड पूरा बहुत डिटेल में उनके न दें, लेकिन इन संस्थाओं का नाम अगर आप लिखेंगे तो कम से कम एग्जाम समझ में आएगा कि जो एग्जामिनी है, परीक्षा वो अपने ऑल इंडिया न्यूज पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, ये एडिटर्स की संस्था है, उसने अपना एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया और लगभग वही सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस पहले। दूसरी संस्था है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक बड़ी संस्था है, एडिटर्स की संस्था है। इन्होंने भी अपने कोड्स बनाए हैं, एथिकल कोड्स, कि क्या क्या पत्रकारिता में वर्जित होना चाहिए और कौन कौन सी चीजों पर पत्रकारों को फोकस करना चाहिए। इसका एक कोड, एथिकल कोड इन्होंने बनाया हुआ है। एक बड़ी संस्था मानी जाती है दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन। आपको लगेगा कि मैं ऑल इंडिया की बात नहीं करके दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए, अब जैसे देखिए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, ऑल इंडिया लेवल पर है। NUJ एक संस्था है, ये भी ऑल इंडिया लेवल पर है, लेकिन इन्होंने अपना कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं निकाला, लेकिन दिल्ली एसोसिएशन ने अपना एक एथिकल कोड बनाया हुआ है जो काफी लंबा है, काफी बड़ा है, और जिसमें इन सब की भी चर्चा है कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण समझौता नहीं करना चाहिए, किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कहीं भी खबर से समझौता नहीं करना चाहिए। इसको भी उन्होंने उसमें लिया है, यानी रिश्वत लेके झूठी खबरें न लिखो, किसी के फेवर में न लिखो, सीधी सी बात है। या सरकार से कोई तुम्हें लाभ मिल रहा है तो उस लाभ के एवज में सरकार का फेवर करने लगो, क्योंकि मोदी जी या शाह या कोई और मंत्री हमें वो कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, हमें कुछ लाभ दिलवा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। 4 बार विदेश यात्रा उन्होंने करवा दी मुझे और मैं उनके फेवर में जय मोदी जय अमित शाह, जय मोदी जय अमित शाह करूं पत्रकारिता में, तो ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन
जो एथिक्स है वो कह रहा है कि अपना पर्सनल आपका हित और पत्रकारिता, इस दोनों को आप अलग अलग रखिए। मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम जर्नलिज्म। जब आप पत्रकार होते हैं तो आप एक हिंदू पत्रकार नहीं होते, आप मुसलमान पत्रकार नहीं होते। मान लीजिए दंगे हो गए कहीं, या मान लीजिए बाबरी मस्जिद का मामला है, या मान लीजिए कि कोई और ऐसी घटना होती है, तो उस समय आपको किसी का पक्षपात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप इस तरह से करने लगूं तो मैं बोलूंगा कि बाबरी मस्जिद ठीक था, और अब तो खैर कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन मान लीजिए कोई दंगे होते हैं, मैं कहूंगा नहीं नहीं, हिंदू पक्ष बिल्कुल सही था, हिंदू पक्ष ही सही था, मुसलमान पक्ष का कोई दोष नहीं था। इस तरह से मैं अगर साबित करने लगूं एक हिंदू पत्रकार की तरह, तो आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, आई एम नॉट सपोज टू, एंड दिस इज अगेंस्ट एथिक्स। कोई मुसलमान पत्रकार है, वो मुसलमानों का पक्ष लेने लगे कि नहीं साहब, ये जो दंगा हुआ इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। अब इस तरह से अगर होने लगेगा तो पत्रकारिता बचेगी कैसे? तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपना पर्सनल जो कोई अगर इंटरेस्ट है, उस पर्सनल इंटरेस्ट को अलग रखना चाहिए, और पत्रकारिता जब आप करें तो आप न्यूट्रल होके करें, न्यूट्रल होके। मतलब आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है। अगर आप पक्ष लेंगे, ये सारी चीजें दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एथिकल कोड्स में आती हैं। तो ये मुख्य रूप से हैं जो एथिक्स के कोड्स जो बनाए हैं, और पीसीआई जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अपने कोड्स बनाए हैं। ये सारे कोड्स हैं जो, अब देखिए कुछ चीजें हैं इनमें, इन सबों में जो कॉमन है, जिनकी और जिनकी चर्चा मैंने पहले नहीं की थी, उनकी कुछ चीजों की मैं चर्चा आपको करता हूं। ये एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन, पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सबों को मिला के कुछ चीजें जो हैं, जो निकलती हैं, उनमें से कुछ की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि वो एथिक्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स, किसी का फंडामेंटल राइट है, उसका अगर हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट के साथ कहीं कुछ समझौता हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की जहां तक बात आती है, तो ह्यूमन राइट्स को देखना कर्तव्य बनता है पत्रकार का। ये सारे एथिक्स है। आप नहीं देखते हैं तो नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं है वहां, कोई पनिशमेंट नहीं। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स का सवाल आता है, कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो पत्रकार को देखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर, अब जैसे हाथरस का मामला है, देखिए हाथरस का, तो हाथरस का मामला जैसे ही आता है, वहां क्या किसी पत्रकार को ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन पर फोकस करना चाहिए, या ये सोचना चाहिए कि जो ये सोचना चाहिए कि योगी सरकार को कैसे बचाना है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बचाना है, ये देखना चाहिए, ये देखना जरूरी है। ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसको जरूर ध्यान जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो जरूर, सोशल राइट्स, किसी के सोशल राइट्स का उल्लंघन अगर हो रहा है, या सोशल राइट्स का इश्यू आता है, तो एक पत्रकार को जरूर फोकस करना चाहिए। दूसरे, कम्युनल राइट्स, कम्युनल टेंशन और राइट्स, जहां भी कम्युनल राइट होता है, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, या कहीं सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, कम्युनल टेंशन, वहां पर
एक पत्रकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि वहां सौहार्द कैसे बने, इसको फोकस करे, बजाय इसके। फिर उल्टी हुई क्या? ओके, तो अब ये देखना चाहिए वहां कि कैसे कम्युनल राइट्स में या कम्युनल टेंशन में कैसे सौहार्द कैसे एक पत्रकार बना सकता है। कई बार पत्रकार आग में घी डालने का काम करते हैं और उनके लिखने से, जैसे मान लें आपकी यूपी में किसी जगह हो रहा है कुछ ऐसा, और आप दूसरी जगह उसको आप इस तरह से पेश करते हैं जिससे कि किसी एक संप्रदाय को मन में चोट लग, तो वहां भी हो सकता है दंगे भड़क जाए। तो वहां कैसे, किस तरह से, अब देखिए कम्युनल राइट्स में कैसे क्या करते रहे हैं पत्रकार। मना है ये बताना कि राइट अगर हुआ तो कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, मना है बताना। ठीक है, यहां तो लॉ है, तो वहां तो आप करेंगे ही। आप नहीं बताएंगे कि 5 हिंदू मरे और 4 मुसलमान मरे या 5 मुसलमान मरे, यह नहीं बताएंगे आप, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका अख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि जब एजाज अख्तर ने रमेश चंद्र को गोली मारी तो ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब आप कह रहे हैं साहब हम तो वो कर नहीं रहे हैं, हमने तो वो बताया है, हमने तो घटना बताई है, हम तो घटना का ब्यौरा दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, या कुछ नाम छाप दिए आपने विक्टिम्स के। आपने कहा नहीं, हमने तो वो नहीं किया, हमने तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की, हम तो साहब नाम छाप रहे हैं विक्टिम का कि रमेश चंद्र और गणेश दास मारे गए उसमें। तो अब सवाल ये है कि ये करके आप कर क्या रहे हैं? अगर ये किसी दूसरी जगह पता लगता है, हिंदुओं के मन में गुस्सा पैदा होगा, वो फिर रिटेलिएट करेंगे और ऐसा हो सकता है कि दूसरी जगह भी दंगे भड़क जाएं। तो कम्युनल टेंशन में, कम्युनल राइट्स में एथिक्स ये कहता है कि नहीं, सौहार्द कैसे बने इसकी कोशिश करनी चाहिए, और सौहार्द की कोशिश बनाए रखने की कोशिश पत्रकार का नैतिक जिम्मेदारी है। और पत्रकार की ये नैतिक जिम्मेदारी इसलिए भी है कि वो सिर्फ ऐसी खबरें परोसने के लिए ही नहीं है जो आपकी सूचना, सूचना से अगर कहीं कोई उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो सूचना कैसे दी जाए ये आपको सोचना पड़ेगा। कोई दवा आप देते हैं, पता चला एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं, हाँ साहब एंटीबायोटिक तो दिया ही जाता है इसमें, लेकिन पता लगा उस एंटीबायोटिक से एलर्जी है पेशेंट को, तो आपने दिया एंटीबायोटिक लेकिन वो मर जाएगा उसको खा के। तो आपको तो देखना पड़ेगा ना कि साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं। डॉक्टर जैसे देखता है वैसे एक पत्रकार को देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कंट्री। यूनिटी ऑफ कंट्री, देश में एकता कैसे बनी रहे, देश की एकता, यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये भी पत्रकार की जिम्मेदारी होती है और ये देखना पत्रकार का काम है। सेसेशनिज्म से बचना, सेसेशन सुना है नाम, सेसेशन सुना है? सर शायद सनसनी फैलाना। नो, सेंसेशनलिज्म, दैट इज सेंसेशनलिज्म। देखिए दो चीज हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हैं जो अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर देश के अंदर रहते हुए और आप अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं वो एक बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं देश से हमें अलग कर दो। जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ नेता हैं जो कहते हैं नहीं हमें अलग कर दो। हम इन, जैसे महबूबा मुफ्ती आजकल कह रही हैं 370 हटने के बाद से
कि जम्मू कश्मीर अब हम झंडा नहीं उठाएंगे हिंदुस्तान का, अब तो हम सिर्फ, बहुत सारे जो हैं नेता वो कह रहे हैं, और खास करके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि अलग करो, कश्मीर को इंडिपेंडेंट करो, आजाद करो, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये अलगाववाद है। अलगाववाद मतलब अलग करो, इसी को सेसेशनिज्म कहते हैं। सेसेशन, SECESSION, सेसेशन मतलब अलग होना, अलग कर दो। जैसे पंजाब में कुछ जो टेररिस्ट थे वो मांग कर रहे थे, एक जमाने में भिंडरावाले के समय में, इंदिरा गांधी का शासनकाल था जिस समय ब्लू स्टार जब हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो उस समय वो मांग कर रहे थे नहीं, पंजाब एक अलग देश बनेगा और उसका नाम होगा खालिस्तान, अलग एक बनेगा और अलग एक देश बनेगा। अब जैसे गोरखालैंड में भी मांग हुई थी, लेकिन गोरखालैंड में जो मांग हुई थी वो अलग कर, दार्जिलिंग में अलग करने की मांग नहीं हुई थी, वो कहते थे कि दार्जिलिंग को अलग स्टेट बनाओ। ये सेसेशनिज्म नहीं है। वो कह रहे थे कि जैसे अभी देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होके एक राज्य बना, ये अलगाववाद नहीं है। अलगाववाद क्या है कि नहीं, भारत से अलग कर दो, हमें एक अलग देश के रूप में, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में हमें मान्यता मिले। सो दैट इज सेसेशनिज्म। तो सेसेशनिज्म का कोई भी पुट अगर आपके लेखन में आता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। और यहां पर सेसेशनिज्म का मामला जहां हो, खास करके जम्मू कश्मीर के बारे में लिखते हुए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में लिखते हुए, जहां के कुछ नेता सेसेशनिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, उनके बारे में लिखते हुए या उस मुद्दे पर लिखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। ये कहा गया है, इन सबों का जो निचोड़ है वो। दूसरी चीज है कि नो फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, शुड बी डिस्टॉर्टेड और deliberately omitted। डिस्टॉर्शन और डेलिबरेट ओमिशन मतलब कोई फैक्ट जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप किसी को आपने कोट कर दिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया। कोई एक है नेता जिसने कोई बात कही, लंबी बात हुई है, उसमें से एक हिस्सा निकाल के आपने ऐसा एक हिस्सा कोट कर दिया जिससे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने उसको कॉन्टेक्स्ट से काट के लोगों के सामने रख दिया। तो अब उसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम उसमें आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी, तो उसने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, उससे काट के आपने अलग कर दिया, तो ये तोड़ मरोड़ के पेश करना है। दूसरे, जानबूझ के किसी फैक्ट को छुपा लेना, नहीं बताना अपने राइटअप में, अपने रिपोर्ट में, या टेलीविजन चैनल पर जब आप दिखाते हैं कोई, माने डेलिबरेटली, जानबूझ के हटा देना, नहीं छापना, नहीं दिखाना, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार आप पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं करते। फिर एक है ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड कोई चीज अगर कोई नेता, आप जानते हैं ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड पता है आपको क्या होता है? जो रिपोर्टर हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये ऑफ द रिकॉर्ड। जैसे कोई नेता आपसे कोई बात कहता है कि पता है, मैं एक दिन बैठा हुआ था मोदी जी के साथ, तो मोदी जी ने ऐसा कहा मुझे, लेकिन मैं ये आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है
कि that person from whom you are getting the information should not be quoted. आप ये मत बताइए कि अमुक ने बताया मुझे, ये फला ने बताया मुझे। आप सिर्फ ये बताइए कि ये बात हुई और आप सूत्रों के हवाले से बता दीजिए कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऐसा ऐसा है, सोर्सेस। लेकिन सोर्स को रिवील आपको अगर मना किया है किसी ने कि आप मेरा नाम मत लेना, मेरा मत बताना,